अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे लीगल गाइडलाइंस इन द हेल्थ केयर प्रोफेशन। ये आपके लॉ एंड एथिक्स का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं उनके लिए कानूनी तौर पर कौन कौन सी रहनुमाइयाँ मौजूद हैं, कानून उनकी किस तरह से रहनुमाई करता है कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और उनको किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आप एज अ फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी असिस्टेंट किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो ये दर्ज झैल गाइडलाइंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या-क्या कानूनी ज़िम्मेदारियाँ हैं आपकी। सो हियर आर सम लीगल गाइडलाइंस टू द मेडिकल प्रोफेशन। टोटल 15 गाइडलाइंस जो हैं हमने यहाँ पे मेंशन की हैं। पहली ये है कि आप तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। फार्मासिस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड हैव अ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, कि जो भी फार्मासिस्ट है या फार्मेसी टेक्नीशियन है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, किसी अच्छे इदारे से उसने डिग्री की हो। डिग्री करेगा तभी वो रजिस्टर्ड होगा फार्मेसी काउंसिल में, और उसके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी से मुराद है कि वो काबिल होना चाहिए, उसे पता हो दवाइयाँ क्या हैं, कैसे इस्तेमाल करनी है, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, लोगों को गाइड करना आता हो, लोगों से कम्युनिकेट करना आता हो। तो ये सारी की सारी जो सलाहियतें हैं ये फार्मासिस्ट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। फार्मासिस्ट मस्ट बी अवेयर दैट द पेशेंट इज़ द प्राइमरी फोकस। किसी भी फार्मासिस्ट के लिए या फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रायोरिटी है, जो नंबर 1 पे चीज़ आती है, वो आता है पेशेंट। कि आपका पेशेंट आपकी पहली ज़िम्मेदारी है, आपने हर तरह से उसको फैसिलिटेट करना है, ये आपका कानूनी फ़र्ज़ है। फार्मासिस्ट मस्ट बी ट्रेंड इन हिज़ वर्क। आप कोई भी काम कर रहे हैं, देखिए कोई क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, कोई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है, कोई फार्मासिस्ट जो है वो रिसर्च में काम कर रहा होता है, कोई फार्मासिस्ट टीचिंग कर रहा होता है, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है, कोई ड्रग इंस्पेक्टर होता है। तो आप अब जो भी काम कर रहे हैं, आपके ज़िम्मे जो भी काम लगा हुआ है, आपको अपने काम के अंदर माहिर होना चाहिए। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पहले खुद आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊँगी। अगर आप कहीं पे फार्मेसी पे खड़े हैं तो दवाई के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आपको अपने काम के अंदर एटलीस्ट परफेक्ट होना चाहिए, और परफेक्ट कोई भी नहीं होता, वो आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं। जब आप वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे तो एक दिन आएगा कि आप उसके अंदर परफेक्ट भी हो जाएंगे। सो फार्मासिस्ट जो है उसको अपने काम के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको पता हो कम्युनिकेट कैसे करना है, उसको पता हो दवाई को डिस्पेंस कैसे करना है, पेशेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। तो ये सारे उसके काम हैं। फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट शुड डन डिस्पेंसिंग एक्यूरेटली। डिस्पेंसिंग होता है कि अगर कोई पेशेंट है और डॉक्टर ने उसको कहा है कि आपने ये दवाई जो है, फॉर एग्जांपल एक दवाई है जो बड़े कंटेनर के अंदर अवेलेबल है, उसमें यानी 1000 ml की अवेलेबल है। डॉक्टर ने उसे कहा है कि आपने जो है उसको आपको सिर्फ 10 ml चाहिए, लेकिन मार्केट के अंदर वो 10 ml अवेलेबल नहीं है। तो आप फार्मासिस्ट के पास जाएंगे एज अ पेशेंट। फार्मासिस्ट क्या करेगा, उसको बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में शिफ्ट करेगा, उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग करके आपको देगा, एक्सपायरी डेट हर चीज़ उसके ऊपर मेंशन करके आपको देगा। दिस इज़ कॉल्ड डिस्पेंसिंग, कि आप एक दवाई को एक बड़ी मिकदार से जब एक छोटी मिकदार के अंदर कन्वर्ट करके पेशेंट की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो उसको हम डिस्पेंसिंग कहते हैं। अब उसमें ये नहीं है कि आपने बस एक कंटेनर के अंदर डाल के उसको दे देनी है, आपने प्रॉपर वेट करना है, प्रॉपर मेजरमेंट्स करनी है, प्रॉपर लेबल करना है, दवाई का नाम लिखना है, इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, प्रॉपर एक लेबल तैयार करना है, देन आपने उसको पेशेंट को देना है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए कि आपने डिस्पेंसिंग कैसे करनी है। फार्मासिस्ट मस्ट रिव्यू द प्रिस्क्रिप्शन बिफोर डिस्पेंसिंग। जब भी डॉक्टर आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है कि ये एक पेशेंट है और इस नुस्खे के मुताबिक आप दवाई बना के दे दें, तो फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो उस प्रिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा रीड करें, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर ने कोई से 2 से 3 ऐसी दवाइयाँ मिलाने को कह दिया हो। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, कुछ पेशेंट होते हैं जिनका कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उनकी जो दवाई होती है वो मार्केट के अंदर बनी बनाई अवेलेबल नहीं होती, उनके लिए हमें दवाई नए सिरे से बनानी पड़ती है फार्मेसी के अंदर। तो फिर क्या होगा कि डॉक्टर आपको लिख के दे देगा कि ये दवाइयाँ हैं, 3 दवाइयाँ हैं, इनको मिला के जो है ना आपने पेशेंट की दवाई बना देनी है। अब एज़ अ फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इन तीनों दवाइयों के बारे में पढ़ें कि क्या ये दवाइयाँ तीनों सेफ़ हैं अगर हम इनको एक साथ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जब हम इनको इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। या तो एक केमिकल दूसरे केमिकल के इफ़ेक्ट को डबल कर देता है, या एक केमिकल दूसरे केमिकल के इफ़ेक्ट को ज़ीरो भी कर देता है। ये मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस इनको कहा जाता है। तो आपको जब तक ड्रग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप ठीक से जो है वो डिस्पेंसिंग नहीं कर सकेंगे। तो पहले आपने प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से रिव्यू कर लेना है, और अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने कुछ ऐसे केमिकल्स लिख दिए हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो आप वो जो पर्ची है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें पॉइंट आउट करके ये चीज़ वापस डॉक्टर को भेजेंगे और उसको बताएंगे कि मेरे इल्म में ये है कि ये केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, लिहाजा आप केमिकल चेंज कर दें। डॉक्टर उसको रिव्यू करेगा, देखेगा कि वाकई आपने ठीक कहा है, वाकई केमिकल्स इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो फिर वो आपको कोई और केमिकल कह देगा कि ये केमिकल डाल के आप ये दवाई बना दें। फिर आप उसको रिव्यू करेंगे कि क्या ये केमिकल ठीक
ہیں یا نہیں ہیں, اس کے بعد آپ پیشنٹ کے لیے دوائی جو ہے وہ نئے سرے سے تیار کریں گے. اس کے لیے اگر آپ صرف ڈاکٹر کی بات کو فالو کریں گے کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ کیمیکلز ملانے ہیں, تو ڈاکٹرز کی فارماکولوجی بہت اسٹرانگ نہیں ہوتی. نو ڈاؤٹ ڈاکٹرز کی پیتھولوجی اور فزیولوجی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ 2 سے 3 سال یہ 2 سبجیکٹس پڑھتے ہیں جس میں وہ ڈائگنوز اچھا کر سکتے ہیں. بٹ جو میڈیسن کا کام ہے, جو ڈرگ کا کام ہے, وہ فارماسسٹ کا کام ہے یا فارمیسی ٹیکنیشین کا کام ہے. ہم 5 سے 7 سال یہی فارماکولوجی پڑھتے ہیں, تو آپ کو ڈرگ کے بارے میں زیادہ نالج ہوتا ہے ایز اے فارماسسٹ یا فارمیسی ٹیکنیشین. سو آپ نے جب بھی کوئی چیز ڈسپینس کرنی ہے, نئی دوائی بنانی ہے, تو اس سے پہلے آپ نے پرسکرپشن کو اچھے سے پڑھ لینا ہے اور انشور کر لینا ہے کہ جو میڈیسن اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں جن کو آپ نے مکس کرنا ہے وہ پیشنٹ کے لیے سیف ہیں. فارماسسٹ شوڈ گیو ڈیٹیل انفارمیشن ٹو پیشنٹ اباؤٹ دا سیف یوز آف ڈرگ. جب آپ نے پیشنٹ کو دوائی بنا کے دینی ہے یا بنی بنائی دوائی بھی اگر آپ نے پیشنٹ کو دینی ہے, تو آپ نے اس کو اس کے بارے میں اچھے سے گائیڈ کرنا ہے کہ دوائی آپ نے دن میں کتنی دفعہ کھانی ہے, دوائی کس روٹ سے کھانی ہے, خوراک کے ساتھ کھانی ہے یا پانی کے ساتھ کھانی ہے, کھانا کھانے سے پہلے کھانی ہے, کھانا کھانے کے بعد کھانی ہے, خالی پیٹ کھانی ہے, کتنے دن تک کھانی ہے. یہ ساری انفارمیشن آپ نے پیشنٹ کو جو ہے وہ ضرور پہنچانی ہے تاکہ پیشنٹ دوائی کا سیف یوز کرے. اگر وہ غلط استعمال کرے گا تو بے شک دوائی ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے 2 دن استعمال کرنی تھی وہ 4 دن استعمال کر رہا ہے, آپ نے کھانے کے ساتھ کہا تھا وہ کھانے کے بغیر استعمال کر رہا ہے خالی پیٹ, تو دوائی کا ایفیکٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد آتا ہے فارماسسٹ شوڈ گیو ڈیٹیل انفارمیشن ٹو دا پیشنٹ اباؤٹ دا سیف اسٹوریج آف ڈرگ. آپ نے نہ صرف اس کو سیف یوز کے بارے میں بتانا ہے بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ دوائی کو آپ نے کہاں پہ اسٹور کرنا ہے. کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ نے مائنس ٹمپریچر پہ اسٹور کرنا ہوتا ہے, کچھ ایسی ہوتی ہے جن کو آپ نے ٹھنڈے ٹمپریچر پہ اسٹور کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ 8 سے 10 ڈگری پہ اسٹور کرنا ہوتا ہے. کچھ ایسی ہوتی ہے جن کو آپ روم ٹمپریچر پہ بھی اسٹور کر سکتے ہیں. تو یہ نہ ہونا کہ پیشنٹ جا کے صحن میں رکھ دے دوائی یا جون جولائی کے موسم میں, تو ظاہر ہے دوائی پھر آپ کی خراب ہو سکتی ہے. ڈسپینس میڈیسن مسٹ بی آف سوٹیبل کوالٹی وتھ پراپر پیکیجنگ اینڈ لیبلنگ. جب آپ دوائی کو ڈسپینس کر رہے ہیں, نئے سرے سے دوائی بنا کے دے رہے ہیں پیشنٹ کو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق, تو آپ نے دوائی کو اچھے سے لیبل بھی کرنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوائی کی کوالٹی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو, دوائی اچھے طریقے سے بنائی گئی ہو, اس کی پیکیجنگ اچھی ہو, اس کی لیبلنگ اچھی ہو, پیشنٹ پڑھ سکے اس پہ ایکسپائری ڈیٹ, اس پہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ, اس پہ دوائی کا نام, اس کے انگریڈینٹ, ان کی کوانٹٹی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے پراپرلی مینشن کرنی ہے. فارمیسی شوڈ بی کلین اینڈ دا ویل اکوپڈ. جس فارمیسی میں آپ کام کرتے ہیں اس میں صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. صفائی نصف ایمان ہے. صفائی ہوگی تو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کنٹامینیشن نہیں ہوگی, کیڑے نہیں پڑیں گے, وہاں پہ چوہے نہیں ہوں گے. ادروائز تمام چیزیں مل کر آپ کی پروڈکٹ کو خراب کر سکتی ہیں. اور آپ نے کیونکہ ڈسپینسنگ کرنی ہے تو آپ کے پاس پراپر وہاں پہ اکوپمنٹس بھی ہونے چاہیے. آپ کے پاس ویٹ مشین ہونی چاہیے, آپ کے پاس بیکر ہونے چاہیے, آپ کے پاس اسٹیرر ہونے چاہیے. جو چیزیں لیبارٹری میں چاہیے ہوتی ہیں دوائیوں کو بنانے کے لیے, وہ تمام چیزیں آپ کے پاس فارمیسی میں ہونی چاہیے. ان فارمیسی ویئنگ مسٹ بی ایکوریٹ. جب آپ فارمیسی میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ویٹ بیلنس ہے جس کے ذریعے سے آپ نے پیشنٹ کی ضرورت کے مطابق دوائی بنا کے دینی ہے, اس کے لیے ویٹ مشین بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ کے پاس ویئنگ بیلنس جو ہے وہ ایکوریٹ ہونا چاہیے, اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے, تبھی آپ پیشنٹ کی دوائی ٹھیک سے بنا سکیں گے. پھر آتا ہے کچھ امپورٹنٹ, میں نے ان کو انڈرلائن کیا ہے. نارکوٹکس کیا ہوتی ہیں, پوائزنس ڈرگس کیا ہوتی ہیں, ابورٹیفیشنٹس کیا ہوتے ہیں, ڈرگ نیئر ٹو ایکسپائری ہے تو کیا کرنا ہے, بل وارنٹی کیا ہوتی ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. 11 سے لے کر 15 تک کے جو سوال ہیں یہ آپ کے MCQ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں. اب ذرا ان کو دیکھتے ہیں. نارکوٹکس کیا ہوتی ہیں؟ نارکوٹکس ہوتی ہیں نشہ آور ادویات. یہ نشہ آور ادویات تب ہوتی ہیں جب ہم ان کو غیر ضروری استعمال کرتے ہیں, ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو یہ نارکوٹکس نشہ آور بن جاتی ہیں. بٹ ان کا میڈیکل یوز بھی ہوتا ہے جب آپ ان کو صحیح مقدار میں استعمال کرتے ہیں. تو بہت ساری نارکوٹکس جو ہیں وہ پین کلر کے طور پر استعمال ہوتی ہیں, جیسے مورفین ہے, کوڈین ہے, یہ پین کلر بھی ہیں, اور اگر آپ ان کا غلط استعمال کریں گے, زیادہ ڈوز کھائیں گے تو یہ نشہ آور بن جاتی ہیں. جب بھی آپ نے فارمیسی میں نارکوٹکس ڈرگس ہیں ان کو سٹور کرنا ہے تو آپ نے بہت احتیاط سے سٹور کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو نارکوٹکس ڈرگس ہوتی ہیں ایک تو یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں, مہنگی زیادہ ہوتی ہیں, اس وجہ سے ان کے چوری ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جو بھی ورکر آپ کے پاس کام کر رہے ہیں یا جو بھی عملہ آپ کے انڈر کام کر رہا ہے, وہ ان سب سے پہلے جو چوری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایکسپینسو چیزیں ہوتی ہیں. تو جو بھی نارکوٹکس ہے کوشش کریں کہ ان کو لاک کے اندر رکھیں, اس کی جو ہے وہ آپ کے پاس ہو. اور جو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ چوری بھی آسانی سے ہو سکتی ہیں, تو اس لیے آپ نے ان کا بہت خیال کرنا ہے. پوائزنس ڈرگس کون سی ہوتی ہیں؟ شوڈ بی ان لاک. کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ زیادہ مقدار میں اگر استعمال کی جائیں تو وہ زہر بن جاتی ہیں. ان کو جن کو لوگ اکثر سوسائڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں, ہوتی وہ سیف میڈیسن ہے بٹ ان کا زیادہ استعمال جو ہے وہ زہر بن جاتا ہے. تو پوائزنس ڈرگ کو آپ نے لاک میں رکھنا ہے ہمیشہ. آن دا باکس آف پوائزنس ڈرگ جو دوائیاں پوائزنس ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ نے لفظ پوائزنس ضرور مینشن
मेंशन करना होता है, ठीक है। उसके ऊपर लव्स पॉइजनस मेंशन करना होता है। यहाँ पे 4 एमसीक्यूज़ निकलते हैं कि जो पॉइजनस ड्रग्स हैं उनका जो भी बॉक्स होता है उसके ऊपर लव्स पॉइजनस मेंशन होता है। किस इंक से लिखा होता है, लाल इंक से, रेड इंक से मेंशन होता है। हमेशा बोल्ड यानी कि बड़े वर्ड्स में लिखा होता है, POI, ये सारे वर्ड्स क्या होंगे, बोल्ड या मोटे लिखे हुए होंगे। विद द पिक्चर ऑफ स्कल एंड बोन, उसके ऊपर एक खोपड़ी की तस्वीर बनी हुई होती है, नीचे 2 आपके पास बोन्स बनी हुई होती है और उसके ऊपर लिखा होता है पॉइजन रेड कलर से। तो ये इंडिकेट करता है कि इसके पास आपने नहीं जाना, ये पॉइजनस ड्रग्स हैं और इनका इस्तेमाल जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये 4 तरह के एमसीक्यूज़ आपके यहाँ से निकल सकते हैं कि पॉइजनस ड्रग के ऊपर क्या लफ्ज़ लिखना है, पॉइजनस लिखना है, किस कलर से लिखना है, रेड से लिखना है, फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, यानी लफ्ज़ कैसे होने चाहिए, बोल्ड यानी कि मोटे होने चाहिए, और किस चीज़ की पिक्चर लगी होती है, स्कल की और बोन की, दोनों की पिक्चर लगी हुई होती है। आल्सो राइट द एंटीडोट ऑफ डेड पॉइजन ऑन द लेबल, जब भी कोई पॉइजनस दवाई आप बनाएंगे तो उसके लेबल के ऊपर आपने उसका एंटीडोट भी मेंशन करना होता है। एंटीडोट का मतलब होता है उसका तोड़, कि अगर किसी इंसान ने ये दवाई इस्तेमाल कर ली ज़रूरत से ज़्यादा और उसकी दवाई की बॉडी के अंदर जाके ये दवाई जहर बन जाएगी, तब उसके तोड़ के तौर पर कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है। तो फौरी तौर पर अगर किसी ने वो दवाई इस्तेमाल कर ली है और वो हॉस्पिटल में पहुंच गया है और हमें पता चल जाए कि इसने फ़लाँ दवाई इस्तेमाल की है, तो हम फ़ौरन कहते हैं कि आप वो दवाई शीशी उठा के ले आएँ जो भी इसने इस्तेमाल किया। अगर ना भी पता चले, ना भी आपके पास वो शीशी हो, लेकिन आपको ये पता हो कि इसने फ़लाँ ड्रग इस्तेमाल किया, तो फ़ौरन आपको पता होता है कि उसके लेबल के ऊपर लिखा हुआ होगा कि इस केमिकल का तोड़ क्या है, कि इस जहर का तोड़ क्या चीज़ हो सकती है। तो आप फ़ौरन वो इंजेक्शन या वो जो भी ड्रग होगी वो पेशेंट को लगाएंगे, तो वो ड्रग जाके पेशेंट की बॉडी के अंदर उस जहर के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगी और पेशेंट की जान जो है वो बच सकती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपने जब भी पॉइजनस ड्रग बनानी है तो उसके ऊपर आपने ये मेंशन करनी है कि एंटीडोट वो चीज़ होती है जो कि दवाई के जहरीले असर को ख़त्म कर देती है, उसका नाम आपने ज़रूर मेंशन करना है। ठीक हो गया। अबॉर्टिफिशेंट्स क्या होती हैं, ये वो दवाइयाँ होती हैं जिसको अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रेगनेंसी को यानी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं, ये वो दवाइयाँ होती हैं जिसको लोग वक्फे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें प्रेगनेंसी ना हो। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर प्रेगनेंसी हो गई है और उसको आपने ख़त्म करना है, 3 माह की है, 2 माह की, 1.5 माह की, तो उसके लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो अबॉर्टिफिशेंट्स कहलाती हैं। और वो दवाइयाँ जो कि प्रेगनेंसी को रोकती हैं कि प्रेगनेंसी हो ही ना, लंबे अरसे तक अगर आप गैप रखना चाहते हैं, तो उनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। इनको भी आपने अलग से कैबिनेट्स के अंदर जो है वो स्टोर करना है, ताकि गलती से भी ये दवाइयाँ जो हैं वो किसी भी पेशेंट के पास ना चली जाएँ, क्योंकि अगर किसी पेशेंट ने इसको इस्तेमाल कर लिया और वो प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो उनकी बॉडी में फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। वो दवाइयाँ जो एक्सपायर होने वाली हैं, उनको आपने जब भी अपनी फार्मेसी में सजाना है, तो हमेशा शेल्फ्स के आगे आपने वो दवाइयाँ रखनी हैं जो नियर टू एक्सपायरी हैं। वजह ये है कि क्योंकि जब भी आप पेशेंट को दवाई देते हैं, तो आप जो सामने दवाई पड़ी हुई होती है वो उठा के पेशेंट को दे देते हैं। पीछे से हाथ मार के बहुत कम होता है कि आप पीछे से हाथ मार के दवाई उठाएँगे और पेशेंट को देंगे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। तो जो दवाइयाँ एक्सपायर होने वाली हैं, कोशिश करें कि उनके आगे रखें और जब पेशेंट आए तो आप उसको दे दें, एक्सपायर होने से पहले, ठीक है? एक्सपायर होने के बाद नहीं। एक्सपायर यानी 4 माह की एक्सपायरी है, 6 माह की एक्सपायरी है, साल की एक्सपायरी है, तो आप उनको आगे कर दें ताकि वो पेशेंट तक चली जाएँ और पेशेंट उसको इस्तेमाल कर ले। और वो दवाइयाँ जिनकी एक्सपायर होने में 2 साल, 3 साल का टाइम है, उनको आप पीछे शेल्फ्स के अंदर सजा के रखेंगे ताकि उनको हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फॉर्म द कंपनी 2 to 3 मंथ्स बिफोर द एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग, ये आपका एमसीक्यू हो सकता है कि जब कोई दवाई एक्सपायर हो रही है, तो जिस कंपनी से आपने दवाई परचेज़ की है, उसको आपने कितने अर्सा पहले इन्फॉर्म करना है कि दवाई एक्सपायर होने वाली है, ताकि वो आपको सारा स्टॉक वापस ले जाए और फिर वो आपको नया स्टॉक जो है वो दे दे। तो आपने उसको 2 से 3 महीने पहले, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक दवाई जो है वो एक्सपायर हो रही है मार्च 2024 में, तो आपने कब बताना है? आपने उसको जनवरी 2024 में बता देंगे, या आप उसको दिसंबर 2023 में बता सकते हैं, 2 से 3 महीने पहले, कि ये दवाई जो है वो एक्सपायर होने वाली है, ताकि कंपनी जो है वो उसके ऊपर एक्शन ले ले। डू नॉट स्टोर एक्सपायरी ड्रग इन द फार्मेसी, अगर आपकी फार्मेसी के अंदर एक्सपायरी ड्रग स्टोर हुई हुई हैं और किसी ड्रग इंस्पेक्टर ने आके चेक कर ली हैं आपकी, तो वो आपकी फार्मेसी को सील कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये अलाउ ही नहीं होता कि आपने एक्सपायरी ड्रग्स जो हैं वो अपनी फार्मेसी में रखनी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप रख रहे हैं तो आप उसको सेल भी कर रहे हैं, चाहे बेशक आप नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन फिर वो कोई भी बात, आपका ड्रग इंस्पेक्टर बात नहीं मानेगा कि आप कहेंगे जी वैसे ही हमने रखी हुई है, हम सेल नहीं कर रहे। तो बेहतर है कि आपने उसको रखना ही नहीं है। अगर आप रख रहे हैं तो आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और लास्ट चीज़ आता है बिल की वारंटी क्या होती है। बिल वारंटी क्या होता है
इज़ आ रिटर्न बिल। ये एक बिल होता है, जब भी आप मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो उसका एक बिल आता है, ठीक है। वो वारंटी होती है कि ये कोई मशीन खरीद के लाते हैं तो उसकी वारंटी होती है कि 10 साल तक काम करेगी, उसमें कोई खामी हो जाएगी तो हम इसको रिपेयर करेंगे, जो भी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से जब आप दवाइयाँ लेते हैं उसका भी एक बिल आता है, उसको वारंटी बिल कहते हैं। ये एक रिटर्न बिल होता है जो कि इशू किया जाता है किसको, बायर को, कि अगर मैं बायर हूँ और मैं कोई दवाई खरीद रही हूँ तो मुझे मैंने फॉर एग्जांपल 1 लाख की दवाई खरीदी है तो मुझे 1 लाख का बिल बना के देंगे कि मैंने इस डेट को दवाई खरीदी है, ये दवाइयाँ खरीदी हैं, इस बंदे से खरीदी हैं, इस एड्रेस पे दवाई गई है और इस बंदे ने दवाई खरीदी है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उस बिल के ऊपर मौजूद होती हैं। अब आप ने जो दवाई खरीदी है वो आप 2 तरह से खरीद सकते हैं। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे हैं तो आप दवाई जो है वो होलसेलर से खरीदेंगे, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप होते हैं वहाँ से खरीदेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप होता है या होलसेलर होता है वो दवाई कहाँ से खरीदता है, वो डायरेक्ट कंपनी से दवाई खरीदता है, जो कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाई बना रही होती है। तो ये फ़र्क होता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाई बनाती है उस दवाई को कौन खरीदता है, पहले होलसेलर खरीदता है। होलसेलर से कौन खरीदता है, फार्मेसी वाले और मेडिकल स्टोर वाले खरीदते हैं। पेशेंट किससे खरीदते हैं, पेशेंट फिर मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से खरीदते हैं। तो हर बंदे ने जब भी किसी से कोई चीज़ खरीदनी है, दवाई खरीदनी है, चाहे आप होलसेलर से खरीदते हैं, चाहे आप फार्मास्यूटिकल कंपनी से खरीद रहे हैं, चाहे आप जो है दोनों से खरीद रहे हैं, तो आपके पास एक बिल वारंटी जो है वो मौजूद होना चाहिए। इस बिल का मकसद ये होता है कि इंश्योर किया जाए कि मेडिसिन मैन्युफैक्चर की गई है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड स्टैंडर्ड, ताकि कल को अगर कोई आपकी दवाई में प्रॉब्लम निकल आती है तो आपके पास प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड हो कि दवाई आपने किससे जो है मेडिसिन किससे आपने ख़रीदी है, और जिसने ख़रीदी है उसने दवाई सही से मैन्युफैक्चर की है या नहीं की। इन केस ऑफ एनी वायलेशन, अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, वायलेशन करेंगे, तो कंपनी या होलसेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो अगर इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी होगी तो कंपनी जिससे आपने दवाई ख़रीदी है या जो होलसेलर है जिससे भी आपने दवाई ख़रीदी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। इसमें आपकी कोई गलती जो है वो नहीं होगी, कानून आपको सज़ा नहीं देगा। देयर शुड बी नो ड्रग इन फार्मेसी विदाउट वारंटी। विदाउट वारंटी कोई भी दवाई जो है वो फार्मेसी में नहीं होनी चाहिए। जो बिल वारंटी है उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें ड्रग का नेम मेंशन होता है, बैच नंबर मेंशन होता है। बैच होता है कि एक टाइम में जितनी दवाई एक मशीन बना रही होती है उस तमाम दवाई को बैच नंबर कहते हैं, ठीक है। कि एक टाइम में अगर 1000 कैप्सूल्स बन रहे हैं तो उनका बैच नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो बैच नंबर मेंशन होता है, कंपनी का नाम मेंशन होता है, कितनी क्वांटिटी में आपने ख़रीदी है वो मेंशन होता है, वारंटर का नेम मेंशन होता है कि जिसने आपको बेची है वो मेंशन होता है, सिग्नेचर और एड्रेस मेंशन होता है कि आपने आपका सिग्नेचर और जिसने दिया है उसका सिग्नेचर और साथ में एड्रेस दोनों मेंशन होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बिल वारंटी के अंदर मेंशन होती है, और आपने अपने पास जब तक दवाई आप सेल कर रहे हैं बिल आपने अपने पास रखना है, ताकि इन केस अगर कोई मसला हो जाता है तो आप जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है उसको अपना बिल दिखा सकें कि हमने फ़लाँ जगह से दवाई परचेज़ की है, इसमें हमारी गलती जो है वो नहीं है। सो ये था जी अबाउट लीगल गाइडलाइंस इन हेल्थ केयर। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।